अमित शाह के इस्तीफे का इतना डर है कि पुलिस वालों के परिवार वालों को सामने कर दिया गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली पुलिस के परिवार वाले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। इस देश में इस देश के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने सुनने के लिए 140 करोड़ भारतीयों के कान तरस रहे हैं, आंखें तरस रही है। आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस के परिवार वालों को, बेटियों को, बहनों को, माताओं को, उनके घरों के बच्चों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो और बता रहे हैं कि मेरे पिता को ऐसा हुआ, मेरे माताजी को ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारी बातें बताई जा रही है। उसके बाद में मीडिया में तस्वीरें आने लगी हैं कि देखो पुलिस वाले का यहां से पैर, उसके ऊपर चोट आई, यहां पर माथे में चोट आई, सब कुछ बताया जा रहा है। जेनजी ने जिस तरह से तहलका मचा दिया है, इसलिए सारी कवायद हो रही है। वरना आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 5 जवान शहीद हुए और उनके बारे में सरकार ने आधिकारिक तौर पर उनका खुलासा करने में कितना दिन लगा दिया। याद करिए वो राजस्थान के अंदर वायुसेना के जिस जाबाज ने अपनी शहादत दी, उसकी मां ने कहा कि अगर राजनाथ मेरे सामने आ जाए तो उसकी जुबान काट लूं मैं। क्या उस मां का इंटरव्यू कहीं पर चला? क्या उस मां को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठने की इजाजत मिली? क्या उस मां को, और बाद में एयरफोर्स के बड़े अधिकारी, एयरफोर्स के चीफ, वो उस माताजी को घर पर गए, उसको किसी तरीके से हाथ जोड़ करके सहानुभूति अपनी जताई कि माताजी आप थोड़ा ख्याल कीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनको जो आधिकारिक तौर पर जो सम्मान मिलना चाहिए था, उसमें कितने महीने लग गए साहब? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। उनके जो नाम लिखे जाने थे, वो नाम लिखने में कितना दिन का वक्त लग गया? ये दिल्ली पुलिस के जवानों को चोट आई है, अफसरों को चोट आई है, तस्वीरें दिखाई बताई जा रही है। किसी को चोट नहीं आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का जवान वो भी इस देश के किसान परिवार से ही निकल करके आता है। वो कोई बड़े सांसद का या अडानी अंबानी के परिवार से निकल करके नहीं आया। और याद करिए आप, ये हिंसा भी नहीं हुई थी, ये प्रदर्शन इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुआ था। मैंने अभिजीत दीपके का इंटरव्यू लिया था और मैंने अभिजीत दीपके को लताड़ लगाई थी कि आप दिल्ली पुलिस के लोगों को सीधे तौर पर इस तरीके से क्यों लताड़ लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस ये है, दिल्ली पुलिस वो है, दिल्ली पुलिस ऐसा, दिल्ली पुलिस वैसा। दिल्ली पुलिस के लोग तो काम कर रहे हैं अपना, जो ऊपर से आदेश आ रहा है, जिस तरीके से आ रहा है उसको कर रहे हैं वो। और आप देखिए कि आज कोई पुलिस वाला अपने परिवार को ऐसे बैठाना नहीं चाहेगा। कोई भी परिवार वाला, कोई भी पुलिस वाला वो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं भेजेगा कि देखो मेरे को यहां पर चोट आई है, तुम जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आओ। किस तरीके से संगठित तरीके से सारा काम हो रहा है, सोचिए जरा इस बात को। क्या आपके पिताजी को चोट आई है, आपकी माताजी को चोट आई है और आपके पिता या माता वो फोर्स में है, तो आप सबको जो है वो संगठित करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाएंगे? किसने ये आइडिया दिया? कहां से सब लोग इकट्ठा हुए? कौन है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे है, जिसने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाया? कायदे से तो उस आदमी का नाम भी सामने आना चाहिए जिसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को, उस हॉल को किराए पर लिया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वो ऐसा नहीं कि आप जाएंगे और आप जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग जाएंगे। बाकायदा पहले परमिशन लेनी पड़ती है, बाकायदा आपको बताना पड़ता है कि किस विषय पर हम बात करेंगे, और बाकायदा आपका लेटर हेड या फीस जो भी रहती है वो सब लगती है, और उसके बाद में जो है वो आपको परमिशन मिलती है कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। किसने जो है ये सारा अरेंजमेंट करवाया? आम आदमी तो उस पूरी प्रक्रिया को भी पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन आप सोचिए कि कौन है इसके पीछे।
और फिर बड़ी बात आप देखिए, ये जो है वो कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली पुलिस के जवानों को जो है वो इस तरीके से चोटें आई हैं, उनको मारा गया इस तरीके से। लेकिन इस बयान पर किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये बयान आप देखिए, ये आरएसएस के नेता और बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व प्रमुख हैं। ये नाम है इनका टीजी मोहनदास। और टीजी मोहनदास का बयान आप सुनिए। टीजी मोहनदास वो कह रहे हैं कि मेरे पास में अधिकार होता तो मैं जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगा करके प्रदर्शनकारियों को गोली मार देता। मैं, ये टीजी मोहनदास कह रहे हैं। मतलब गोली अगर ये मारते तो ये तो नहीं आते हैं। गोली अगर ये मारते तो किससे मरवाते हैं? आरएसएस के लोगों से मरवाते, क्योंकि आरएसएस के नेता ही ये बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व हेड है। ये गजब का जो है वो इनके अंदर दिमाग है, गजब की बौद्धिकता है इनके अंदर। ये कर्फ्यू लगा करके जो है गोली मारने की बात कर रहे थे, नरसंहार जिसको कहा जाता है, जो कभी मैं कहना नहीं चाहता हूं, चलिए छोड़ देते, सारी बातें नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन आप सोचिए साहब कि किस तरीके से चीजें काम कर रही है। और इतना ही नहीं, ये आप देखिए ट्वीट किया है आलोक जोशी ने, पत्रकार हैं, ये कह रहे हैं कि उनका कमिश्नर नहीं बोलेगा, उनका प्रवक्ता नहीं बोलेगा, उनके ऊपर बैठा मंत्री मुंह छिपा करके घूमेगा और उनके बीवी बच्चों को आगे कर दिया जाएगा। क्या मास्टर स्ट्रोक है! लिखने वाले लिख रहे हैं, बोलने वाले बोल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अफसर, कोई भी जवान, चाहे उसमें महिला हो चाहे उसमें पुरुष हो, वो इतना कमजोर नहीं होता है कि अपने ऊपर अगर कहीं पर मेरे यहां पर हाथ में चोट आ गई, मेरे सिर में चोट आ गई, किसी की जान नहीं गई है साहब। और एक लड़की, वो कई दिनों तक, झारखंड की एक लड़की साक्षी नाम, 21 साल की आदिवासी लड़की, वेंटिलेटर पर रही और अभी भी उसकी स्थिति ऐसा नहीं है कि वो बहुत ठीक है, हालांकि अभी खतरे से थोड़ा बाहर वो बताई जा रही है। एक लड़के के ऊपर पैलेट गन चली, उसकी आंख की रोशनी लगभग चली गई। और ये बाकायदा एम्स अस्पताल की रिपोर्ट में सामने आया। उनके परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कहीं देखी? उनके परिवार वालों को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इजाजत मिलेगी साहब? और फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपने जवानों के लिए तो कम से कम वो आगे आए और कहें कि मेरे जवानों के साथ में ऐसा सलूक किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बोले, उल्टा किरण बेदी का बयान सामने आया है। और किरण बेदी ने जो कुछ कहा, मैंने आपको पहले जंतर मंतर से भी रिपोर्ट करके बताया था। किरण बेदी ने कहा कि यह तरीका ही गलत है। और अभी 2 दिन पहले किरण बेदी ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो एएनआई को बाइट दे रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि यह तरीका ही गलत था कि जंतर मंतर पर इतनी भारी भीड़ इकट्ठा होने दी। इनको रामला मैदान में जो है वो अनुमति देनी चाहिए थी। रामला मैदान की तरफ पूरी भीड़ को भेजना चाहिए था। आपने जंतर मंतर पर, जहां पर कनॉट प्लेस है, पूरी मार्केट आपने बंद कर दी, जो कभी बंद नहीं हुई आज तक। वो मार्केट बंद हो गई और वहीं पास में ही कुछ मीटर की दूरी पर संसद है, लड़के वहां तक चले गए। आपने 3 अलग अलग लेयर पर काम क्यों नहीं किया? पहले आपकी लेयर होनी चाहिए थी जो प्रोटेक्ट आपको करती, वो सिविल डिफेंस के लोग होते। उसके बाद में दूसरी लेयर होनी चाहिए थी, उसमें महिलाएं होती, सिविल डिफेंस के लोग, और उसके साथ में जो महिलाएं होती वो बिना हथियारों की होती। और तीसरी लेयर होती जो आर्म्ड फोर्स की, पुलिस की होती, यानी हथियार बंद जवान होते वहां पर। और अगर 2 लेयर तोड़ करके प्रदर्शनकारी अगर आगे बढ़ जाते तो फिर आर्म्ड फोर्स जो अपना एक्शन लेती। बड़ी बात यह कि कहीं पर बैरिकेटिंग नहीं की गई। बैरिकेटिंग अगर कहीं पर की जाती, उस बैरिकेटिंग को अगर तोड़ते तो फिर वहीं पर पानी की बौछारें चला करके और प्रदर्शनकारियों को वहीं पर तितर बितर किया जा सकता था। आपने कहीं पर बड़ी बैरिकेटिंग नहीं की कि किसी तरीके से जो है वो प्रदर्शनकारियों को संसद की तरफ बढ़ने से रोका जाए। चूक आपकी, गलती आपकी, दिल्ली पुलिस और उसके परिवार के लोगों को आपने आगे कर दिया है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। एक लड़की है, गुंजन है इसका नाम, और परिवार वालों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना जाने किसको प्रमोशन के लिए कहा गया होगा, किसको क्या कहा गया होगा, पता नहीं।
दर्द होता है, परिवार वालों को दर्द भी होता है, ऐसा नहीं कि परिवार वालों को दर्द नहीं होता है। ये जो फौज पुलिस में जो लोग हैं वो खेती किसानी गरीब परिवारों से, आम परिवारों से निकल करके आए हुए लोग हैं, और जब किसी के माँ बाप को चोट पड़ती है तो दर्द होता है। लेकिन ये इस बात को भी जानते हैं कि अगर दर्द हुआ है, चोट पड़ी है, तो ये कभी उफ नहीं करते हैं, क्योंकि अपने सीने पर पत्थर रख करके अपने बेटों को वहां तक भेजते हैं। यहां तो चोटें आई हैं, इन्हीं परिवारों के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो कफन में भी बेटे आते हैं, लेकिन परिवार कभी ये नहीं कहता है कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस के परिवार के जितने लोग आए हैं, किसी से कोई किसी प्रकार की जो है वो वैसी भाषा में बात नहीं की जानी चाहिए। वो परिवार के लोग हैं, उनको एक दर्द भी होगा और उनको ना जाने क्या कहा गया होगा, क्योंकि इसी दिल्ली पुलिस के कई सारे जवान, कई सारे अफसर वो हमसे मिले। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि भाई अति कर दिया था इन लोगों ने। अब किन लोगों ने अति कर दिया था, किन लोगों के बारे में वो कह रहे थे, आप जान गए होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी अफसर को, किसी जवान को अपनी मां, अपनी बेटी वो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन आप सोचिए कि किसने कहा है कि जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, किसने कहा है, और जिसने ये कहा है उस पर सवाल होने चाहिए। ये तस्वीर देखिए आप, अगर आप दिल्ली पुलिस को आगे कर रहे हैं तो ये भी याद रखा जाएगा कि किस तरीके से कितने लोग भगदड़ के अंदर अपने जूते चप्पल छोड़ करके चले गए। ये भी उसी प्रोटेस्ट के अंदर हुआ। और इसके साथ में एक तस्वीर में देख रहा था, अभी जब मैं एक खबर कर रहा था तो उससे पहले गृह मंत्रालय के हैंडल से एक फोटो ट्वीट हुआ है, जिसमें वो ओडिशा के मुख्यमंत्री को लेकर के वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से जो है, गृह मंत्री से मुलाकात की है मोहन दास ने। और यहाँ एक फोटो आप देखिए, पहले ये फोटो देखिए। ये फोटो है जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो स्माइल है, लेकिन अमित शाह के फोटो पर स्माइल नहीं है, उनके चेहरे पर स्माइल नहीं है। हो सकता है कि कैमरामैन ने कहा होगा किसी तरीके से हिम्मत जुटा करके कि साहब चेहरा थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती है। लेकिन फिर किसी तरीके से उसने कह दिया होगा कि बाद में लताड़ भी मेरे को ही लगेगी, तो उसने कह दिया होगा कि साहब थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल लेकर के आइए। तो दूसरी फोटो आई है, इसमें स्माइल जो दिखाई दे रही है। अमित शाह जी जिस तरीके से ये पत्थरबाजी और जिस तरीके से ये यहां पर आंसू गैस के गोले चले, पुलिस वालों को चोट आई है, प्रदर्शनकारियों को चोट आई है, दोनों तरीके से अमित शाह उनको जवाब देना चाहिए। भीड़ आई तो क्यों आई, भीड़ को आने किसने दिया? सवाल क्या इस बात का नहीं होना चाहिए कि जब पता था कि भैया ये सब कुछ हो रहा है, जब पता था कि 20 तारीख को इतना सब कुछ होगा, तो क्या 19 तारीख को, 18 तारीख को जेपी नड्डा को या किसी और को भेज करके ये मैसेज नहीं दिया जा सकता था कि कोई अब अपने अपने घरों से ना आए और बातचीत हो गई? जो बातचीत 2 दिन के बाद में हुई, क्या वो बातचीत 2 दिन पहले नहीं हो सकती थी? 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को क्या तब नहीं कहा जा सकता था कि साहब बातचीत हो गई है और मार्च की जरूरत नहीं है? और सीजेपी के पदाधिकारी वो भी कह देते कि बातचीत हो गई है, हमारी मांगे सरकार ने मान ली है। क्या 20 तारीख को जो ये प्रोटेस्ट हुआ, मार्च हुआ, और उसके बाद में 25 तारीख को इस्तीफा हुआ, वो 15 तारीख को नहीं हो सकता था? मार्च ही नहीं होता, लोग इकट्ठा नहीं होते। लेकिन आपको लगता था कि नहीं साहब हम ही सब कुछ है, इसलिए 18 तारीख को सोनम वांगचुक को उठा लिया। सोनम वांगचुक को जब उठाया गया, उसके बाद में भीड़ बढ़ने लगी। 20 तारीख को लगता था कि नहीं आएंगे नहीं लोग, सोनम वांगचुक तो चले गए हैं, सारी बातें हो गई है तो बात खत्म हो जाएगी। 20 तारीख को मार्च हुआ, मार्च के बाद में लगा कि अब मामला जो है वो ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं था। और उसके बाद में जब फिर से कहा गया कि और बड़ा मार्च होगा, तो 25 तारीख को जो इस्तीफा हो गया। और अब जो है ये सब कुछ हो रहा है, और अब जो है वो बताया जा रहा है कि साहब ये है वो है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, वो जेनजी को डरा नहीं सकते। और जिस तरीके से उनकी हड्डियां तोड़ी गई हैं, उनके ऊपर एफआईआर की गई है और उनके अकाउंट्स वो बंद किए जा रहे हैं, इससे आप डरा नहीं सकते हैं।
आप यानी भाजपा वो भारत का पास्ट है और आप सावधान रहिए, आप भारत के फ्यूचर को डरा नहीं सकते हैं। आप भारत का अतीत हैं, आप भविष्य को डरा नहीं सकते हैं। ये राहुल गांधी ने कहा है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि जिस तरीके से ये सारा घटनाक्रम हुआ दिल्ली के अंदर और उसके बाद में ये जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस के जो जवान ज्यादातर उसमें आप देखेंगे कि पश्चिमी यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं। क्या उनके परिवार वाले वो इस बात से सहमत होंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है वहां ले जा करके वो ठीक है, या फिर बीजेपी ने ये अपने ही पैर पर एक तरीके से कुल्हाड़ी मार ली है और बीजेपी जो जितना इस मामले को लेकर के खींचने की कोशिश कर रही है उससे जेएनजी को लेकर के आपका डर जो दिखाई दे रहा है। अब एक वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई थी, एक वीडियो उसमें आवाज नहीं थी, अब आवाज भी आ गई है। ये जरा आप देखिए, संसद की वीडियो है, अमित शाह जी निकल रहे हैं और अमित शाह खुद ठाके लगा रहे हैं और उनके आसपास जो पत्रकार हैं वो ठाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं वो, और पुलिस के परिवार वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतार दिया गया है। देखिए और समझिए। सर एक बात है ना, सर एक बात है ना, सवाल इस बात का भी होना चाहिए कि इस वक्त में जो कुछ हो रहा है या जिस तरीके से सरकार कर रही है या सरकार जेएनजी को लेकर के जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, क्या वाकई ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? आप जरा अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये देवेंद्र फडणवीस है और देवेंद्र फडणवीस जो है वो मैसेज दे रहे हैं, जिनके साथ में जेएनजी युवा वो दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं ड्रग फ्री मुंबई, ये नारे लगवा रहे हैं। ये पहले आप वीडियो देखिए और इसके बाद में एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जो इसी जेएनजी प्रोटेस्ट के दौरान की है, जब एक पुलिस वाले ने कहा कि तेरे पॉकेट के अंदर 50 ग्राम पाउडर डाल दूंगा मैं। तो पाउडर डालने वाले लोग पता है कहां है, तो नारे किस बात के लगवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ड्रग फ्री, ड्रग फ्री, ड्रग फ्री, ड्रग फ्री। जेएनजी को टैकल करने का जो रास्ता अपनाया है, ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी समझ नहीं पा रही है। जेएनजी की जो लैंग्वेज है, जो तरीका है, वो बहुत अलग है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये वीडियो देखिए। ये मुंबई की जो है वो तस्वीर है, मुंबई की वीडियो है, और यहां पर एक पुलिस वाला जो है वो धमका रहा है और एक जेएनजी युवा वो पीछे बैठ करके वीडियो बना रहा है और उसको डर भी दिखा रहा है कि मैं डर रहा हूं, लेकिन कोहनी मार करके अपने बगल वाले से कह रहा है तू कैमरा निकाल, वीडियो बना। और ये वीडियो इन्होंने बना ली और इसमें पुलिस वाला कह रहा है कि अगर फिर से यहां पर दिख गया तो 50 ग्राम पाउडर डाल दूंगा। जेएनजी रोने का नाटक भी कर रहा है, लेकिन नीचे कैमरे में देख करके मुस्कुरा भी रहा है। देखिए, कसम से घर पे इधर वापिस अगर किधर मिला नहीं 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 तो नहीं फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा कि जेब में। अरे नहीं नहीं हाँ, नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। अरे नो जामीन। वो तो सर, वो तो और ही खराब तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, जाएंगे। मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए नहीं 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 तुम लोग को। अब बताइए साहब, क्या इन पुलिस वालों को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो पाउडर रखने की बात करते हैं? जो सादी वर्दी में थे वो लोग वहां पर जो डंडा चला रहे थे, जो महिलाओं के ऊपर हाथ चला रहे थे, जो उनके डंडा लगा रहे थे पीछे, मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं, क्या उनको भी कहेंगे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए? और उसमें एक एसएचओ बताया जा रहा है कि वो अभी भी अपने पद पर हैं, जिन्होंने डंडा लगाया पीछे से। जो डंडा घुसाने वाले लोग हैं, थप्पड़ मारने वाले लोग हैं, वो कहां हैं? और उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी कब तय होगी? और आप खुलेआम जो है वो सबको मार रहे थे। जेएनजी ने अगर पत्थर उठाए, हिंसा की, उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी वो सब कुछ है, तो पुलिस वालों की जवाबदेही जिम्मेदारी वो कहां है? सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी आती है और उसके बाद में सरकार जो सबसे ऊपर है वो कब तक चुप रह सकती है?
अमित शाह के इस्तीफे की जितनी बात हो रही है उतने एक्सपेरिमेंट नए नए निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट अमित शाह जी को बचा पाएंगे? सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।